नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के बड़े खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास की दिशा में चल रही प्रमुख योजनाओं को साझा किया। सीएम ने बताया कि इस दौरान बोधघाट परियोजना और नदी जोड़ो अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई है। बोधघाट योजना से न सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी बल्कि 125 मेगावाट बिजली भी उत्पादन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी है और बताया कि राज्य सरकार मजबूती से इस चुनौती का सामना कर रही है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से आ रही है, जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। लोगों ने अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। हर तरफ ईद की खुशियां और आपसी सौहार्द का माहौल दिखाई दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रतलाम में शिक्षा के क्षेत्र को नई ताकत मिली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे संस्थानों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर सुविधाएं मिल सके। और वही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा को एक और बड़ी सफलता बीजापुर से मिली, जहां आज शनिवार को 2 नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। जवानों ने इन नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में हुई, जहां अब भी ऑपरेशन जारी है। लगातार हो रहे एनकाउंटर ये साफ कर रहे हैं कि नक्सलियों के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण या फिर एनकाउंटर में खत्म होना। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा की है। इस दौरान बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना से करीब 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और 125 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को बताया और वहीं छत्तीसगढ़ से पूरी मजबूती के साथ इस पूरी कार्रवाई को लेकर के आगे बढ़ रही है। बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात लगभग 1 बजे रात महादेव घाट के विसर्जन कुंड के पास में उससे कुछ अलग होकर के कुछ युवतियों के द्वारा वहां बर्थडे मनाया जा रहा था और जो उनके जो गाड़ी के जो साउंड सिस्टम थे उसमें तेज तेज आवाज के गाने बजा करके डांस की जा रही थी। आसपास के लोगों को उससे जब सुनाई दी तो उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त किया। आसपास के कुछ लड़के वहां मौके पर आकर के उनसे बंद कराने का प्रयास करे। इसी बात पर से विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। पुलिस को जानकारी मिलने पर पूरे प्रकरण की जानकारी लिया जा करके जो प्रार्थियां जो महिला हैं उनके रिपोर्ट पर से मारपीट की घटनाएं के लड़कों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लड़के उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लड़कों के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की नई शिक्षा नीति युक्ति युक्तकरण को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। बलरामपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इसे रोजगार विरोधी और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी 3,300 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए थे, जिससे 12,000 शिक्षकों के पद
समाप्त हो गए थे। अब साई सरकार उसी रास्ते पर चलते हुए बड़ी संख्या में स्कूल बंद कर रही है, जिससे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर असर पड़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर 10,463 स्कूलों को बंद करने की योजना है, जिससे लगभग 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 से बढ़ाकर 30:1 और मिडिल स्कूलों में इसको और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि इससे न सिर्फ शिक्षकों पर काम का अत्यधिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पार्टी ने इस नीति को वापस लेने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार के द्वारा जो युक्तिकरण किया जा रहा है विद्यालयों और शिक्षकों का, उस युक्तिकरण का के विरोध स्वरूप ये पत्रकार वार्ता है और कांग्रेस और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। युक्तिकरण एक भ्रष्टाचार का एक जरिया बनाया जा रहा है। उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अवैधानिक है, विधि ढंग से किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी। तो वही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चली है। जिले के शहरी क्षेत्रों में कई आंगनबाड़ी केंद्र या तो बंद पड़े हैं या बच्चों से पूरी तरह खाली है। कुछ केंद्रों में ताले लटके हैं तो कहीं ऐसे बच्चे बैठाए गए हैं जो वास्तव में प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं। इससे केंद्रों की वास्तविकता और बच्चों के पोषण और शिक्षा से संबंधित सरकार की योजनाओं पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बोरसी और पोटिया कला जैसे क्षेत्रों के केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के नाम तक पता नहीं है। ये स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। परियोजना अधिकारी अनीता सिंह का कहना है कि उन्हें शिकायत मीडिया के माध्यम से मिली है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक उन्होंने खुद किसी केंद्र का निरीक्षण नहीं किया है। दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि अनियमितताएं पाई गई तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन को तत्काल सख्त कदम उठाने होंगे। आप लोगों ने मतलब मेरे संज्ञान में लाया है, जो जिन जिन आंगनबाड़ियों में ऐसा पाया गया मैं उसकी जांच करवाऊंगी और उन पे कार्रवाई करूंगी। अनियमितताओं की जो भी शिकायतें मिलती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। आप देंगे तो उस पर भी आप लोगों ने मतलब मेरे संज्ञान में लाया है, जो जिन जिन आंगनबाड़ियों में ऐसा पाया गया मैं उसकी जांच करवाऊंगी और उन पे कार्रवाई करूंगी। अनियमितताओं की जो भी शिकायतें मिलती हैं उन पर कार्रवाई। तो वही जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए शालाओं और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टोरेट के मनियारी समाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे और जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र कुमार घृत लहरे सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युक्ति युक्तकरण को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति अपनाई है। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे वहां 22 शिक्षकों की नई पद स्थापना की गई है, जबकि 95 एकल शिक्षकीय शालाओं में 129 अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। वनांचल क्षेत्रों विशेष रूप से अचान कुमार टाइगर रिजर्व के 31 विद्यालयों में 46 शिक्षक भेजे गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 278 अतिशेष शिक्षकों का समायोजन किया गया है, जिससे अब जिले में कोई भी शिक्षक अतिशेष नहीं है। ये कदम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उठाया गया है। तो गर्मियों में जहां अधिकांश जगहों पर पानी की किल्लत देखी जाती है, वहीं नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम मोहाडीह में हालात और भी गंभीर है। पूरे गांव में पीने, नहाने और खाना बनाने तक के लिए लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में केवल एक ही कुआं बचा है जिसमें थोड़ा बहुत पानी है। इस कुएं से पानी भरने के लिए ग्रामीण रात 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और बारी बारी से पानी निकालते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि अब तक गांव में 200 से ज्यादा बोरवेल और नल खनन किए जा चुके हैं, लेकिन पथरीली जमीन के कारण कोई भी बोरवेल या नल टिक नहीं पाया। शासन प्रशासन से कई बार शिकायत की गई है, पर ना तो गांव में पानी टंकी बनी और ना ही जल जीवन मिशन के तहत कोई सुविधा पहुंची। ग्रामीणों का जीवन दुभर होता जा रहा है और पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप ले रही है। शासन से मांग है कि जल्द से जल्द स्थायी जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, ताकि ग्राम मोहाडीह के निवासी इस त्रासदी से राहत पा सके। तो वही छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में यादव और कुशवाहा परिवार के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प और फायरिंग तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक कुशवाहा समाज के लोग ठाकुर समाज के लोगों को साथ लेकर यादव परिवार के घर पहुंचे और गाली गलौज के साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान जितेंद्र बुंदेला और उसके साथियों ने देशी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे जयंती यादव की गोली लग गई और वो बेहोश हो गई। घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल जयंती को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना में 3 अन्य लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। राजा राम यादव ने राजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि जितेंद्र बुंदेला, रामपाल बुंदेला, शंभू कुशवाहा, गया प्रसाद कुशवाहा समेत अन्य लोग जो है इस पूरे मामले में संलिप्त थे। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कहाँ कैसे क्या हो गया? अरे हते हमसे और लड़ाई होत रही, पीछे से आए हैं, मतलब देखो यहाँ हमने जब भल गई पाँव में जो लड़ाई किससे हो रही थी? सब जने परवाह से हो गई। तो गोली किसके द्वारा चलाई गई थी? मुझे नीम को चौतरा नहीं, हाँ, पता ही चौतरा नाम पता नहीं है आपको किसने मारी गोली? नहीं, हमने देखो यहाँ के कौन मारी देख। कहाँ कैसे क्या हो गया? अरे हते हमसे और लड़ाई होत रही, पीछे से आए हैं, मतलब देखो यहाँ हमने जब भल गई पाँव में जो लड़ाई किससे हो रही थी? सब जने परवाह से। इंदौर से एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजा रघुवंशी के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि राजा रघुवंशी की 2 जून को मेघालय में हत्या कर दी गई थी, जबकि उनकी पत्नी सोनम अब तक लापता है। सोनम को आखिरी बार 23 मई को राजा के साथ देखा गया था। इस मामले को लेकर उनके भाई विपुल रघुवंशी ने मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल की तलाशी सीमित दायरे तक की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो उन्हें संदिग्ध लग रहे हैं। देखिए, मेरा मध्य प्रदेश सरकार से सभी से निवेदन है, तो मुझे मध्य प्रदेश से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ के नेताओं से भी जो है सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, भाजपा से, कांग्रेस से, सभी दूर से मुझे सपोर्ट अच्छा मिला है। आज जीतू भी हमारे बीच में है, उन लोगों ने भी हमें अच्छी चीज़ बताई है, हमारे साथ दे रहे हैं। बाकी हम लोग चाहते हैं इसमें हैं, तो इसमें मेघालय सरकार जो है थोड़ा सा सहयोग अच्छा करेगा भी, तो राजा को इंसाफ मिलने में समय झली लगेगा और सोनम को ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है जो काम कर रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अभी आज मेरी गोविंद से बात हुई थी जस्ट अभी आधे घंटे पहले, तो उसका कहने का मतलब निकल रहा है तो भैया यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं 50 फीट के दायरे में सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे 50 फीट के दायरे में कुछ होता कभी तो वहाँ पे या तो बॉडी पास मारती है, कुछ मिलती, कोई खाई तो है नहीं। तो ये जहाँ जॉकेट मिली है वो उसको पिन पॉइंट बनाते हुए ये रोड पर देखिए मेरा मध्य प्रदेश सरकार। तो वही जांजगीर के चांपा क्षेत्र में मोदी चौक स्थित गणेश मोबाइल दुकान ने चोरों की तरफ जो है अपना एक अलग रुख रख दिया है और मोबाइल दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान में घुसकर महंगी और लग्जरी मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान और उनके तौर तरीकों का पता लगाने में मदद मिली। घटना की सूचना मिलते ही चांपा पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विश्लेषण कर रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दुकानदारों में इस चोरी को लेकर काफी चिंता और डर का माहौल है।
वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। तो वही जांजगीर में अवैध रूप से कबाड़ सामान रखने वाले कबाड़ी दुकानों पर थाना बालौद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश में जिले के कबाड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है ताकि अवैध कबाड़ कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। कुछ दिन पहले ही जिले के कई स्थानों से थाना जांजगीर चांपा और शिवरी नारायण पुलिस टीमों ने मिलकर लगभग 22 लाख रुपए मूल्य का अवैध कबाड़ सामान जब्त किया था। इस अभियान के तहत अवैध कबाड़ कारोबारियों को चिन्हित कर उनकी दुकानों और गोदामों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और नागरिकों द्वारा सराही जा रही है क्योंकि अवैध कबाड़ सामान से जिले में अपराध और गंदगी बढ़ रही थी। पुलिस ने साफ कहा है कि भविष्य में भी अवैध कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मॉनसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है। भारत में असामान्य मॉनसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। यह केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं कि मॉनसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिरकार क्या है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है।
क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।